चलो, तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या कहता है ये चैप्टर, किस चीज के बारे में है? एक बातें नहीं यार, बातें नहीं बिल्कुल भी। सेक्शन देखो, बातें नहीं। सेक्शन है इसका 115 JC। सेक्शन कौन सा है? बातें नहीं प्लीज। 115 JC, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का। और क्या कहता है इसके बारे में? इसके अंदर हम लोग JC और JD और JE तीन सेक्शंस पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? 115 JC, JD और JE। ये सेक्शंस किसके हैं बेटा? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है। क्या चीज पढ़ते हैं इसके बारे में? JC से स्टार्ट होगा। JC के अंदर इंट्रोडक्शन है इसकी। लिखता है JC का क्लॉज 1, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट। बेटा बस हो गया, देखो देखो इधर देखो, बस कोई भी और डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। Notwithstanding anything contained in this act, where the regular income tax payable for a previous year by a person other than company, by a person other than company मतलब याद है पर्सन की डेफिनेशन? पर्सन कौन कौन होते हैं? इंडिविजुअल, HOF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। याद आया? अब ये होते हैं पर्सन, 7 तरह के लोग। अब उसने बोला एनी पर्सन अदर देन कंपनी। इसमें कोई डाउट? ठीक है जी। लेकिन नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट वेयर रेगुलर इनकम टैक्स पेबल फॉर अ प्रीवियस ईयर बाय अ पर्सन अदर देन अ कंपनी इज लेस देन AMT पेबल फॉर सच प्रीवियस ईयर। नाउ AMT का मतलब देखो, वर्ड का मतलब समझो, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एटलीस्ट आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मिनिमम। मतलब मान लो मेरा टैक्स नॉर्मली जैसे मैं टैक्स निकालता हूं, जैसे आप लोगों ने सीखा है PGBP वगैरह से, इनकम निकाला फिर टैक्स निकाला। जैसे कंपनीज पर आपको पता है 25% लगता है अगर 1920 में 400 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर हो। याद आ रहा है कुछ? 25। और अगर उससे ज्यादा हो तो 30%। यस और नो? कंपनीज में, फर्म में 30% फ्लैट, लोकल अथॉरिटीज में 30% फ्लैट। याद आ रहा है कुछ? ठीक है। और इंडिविजुअल्स वगैरह के लिए स्लैब इनकम। कुछ याद आ रहा है? अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। देखो नॉर्मली टैक्स तो हम इसी तरीके से पे करते हैं ना, बट गवर्नमेंट ने बोला कुछ ऐसे केसेस जहां पर हम AMT लगाएंगे। क्या लगाएंगे? AMT का मतलब ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एटलीस्ट इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। और बात किसकी हो रही है? अदर देन कंपनी की बात हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर जो प्रोविजन है वो कौन सा प्रोविजन है? मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, जो सिर्फ और सिर्फ CSN, सिर्फ CS स्टूडेंट्स के कोर्स में, CMA में भी नहीं, सिर्फ CS स्टूडेंट्स के कोर्स में मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। वो आपको बाद में पढ़ना है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं। बट है ऐसा ही, कोई फर्क नहीं है खास, बहुत बड़ा फर्क नहीं है, सिमिलर। मतलब आपको ये समझ में आ गया तो सिमिलर है मैट बिल्कुल। बट वो कंपनीज के लिए, ये किसके लिए? अदर देन कंपनी के लिए। और अदर देन कंपनी में इंडिविजुअल, HOF, पार्टनरशिप फर्म, हम उनकी बातें कर रहे हैं। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कहता है आपका जो भी टोटल टैक्स पेबल बनेगा, जो भी आपका टैक्स पेबल बनेगा एज पर नॉर्मल प्रोविजंस। नॉर्मल प्रोविजन मतलब वही, जैसे पार्टनरशिप फर्म है, P&L अकाउंट निकाला, कैलकुलेशन करी। याद आ रहा है पार्टनरशिप फर्म की कैलकुलेशन? प्रॉफिट कैलकुलेट किया, टैक्स कैलकुलेट किया, आ गया टैक्स। टैक्स कितना होगा? 30%, आ गया टैक्स। अब वो टैक्स को कंपेयर करोगे किसके साथ? मिनिमम है भाई, मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या है? एटलीस्ट इतना चाहिए। विच एवर इज क्या होगा? लेस या हायर? हायर। भाई अगर विच एवर इज लेस होता तो फिर तो, अगर ये लेस होगा तो ये देना पड़ेगा। हायर होगा तभी तो मिनिमम टैक्स का कुछ मतलब है। कह रहा है इतना तो आपको देना ही है। सो अगर मान लो ये 2 लाख रुपए आ रहा है और ये 3 लाख रुपए आ रहा है, तो 3 लाख तो देना ही है, ये कह रहा है गवर्नमेंट।
मेरी बात समझ में आई? कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अभी ये समझो कि ये कानून क्या कह रहा है। कह रहा है टैक्स पेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजन जैसे हम निकालते हैं, और जैसे फर्म्स के लिए आपको पता होना चाहिए, फर्म्स के लिए इनकम टैक्स रेट 30% है। इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या लगता है? स्लैब। स्लैब वाला वही इंडिविजुअल एचयूएफ पर क्या स्लैब है? 5, 20 और 30 वाला, याद आया? वही वाला स्लैब। उस स्लैब से टैक्स निकाला, ये आया 2 लाख। बट ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स से टैक्स निकाला, कितना आया? 3 लाख। और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का मतलब क्या है? इतना तो देना ही है, तो इतना देना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? इतना आपको देना पड़ेगा। ये है कानून, सेक्शन 115 JC। इज दैट क्लियर? और ये किसके ऊपर एलिजिबल है? अदर देन कंपनीज के ऊपर। आगे देखते हैं। सो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, सारे बातें जो है, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस एक्ट के अंदर है जो हमें इग्नोर करके चलनी पड़ेंगी। वेयर द रेगुलर इनकम टैक्स पेबल फॉर अ प्रीवियस ईयर बाय पर्सन अदर देन कंपनी इज लेस देन AMT फॉर सच प्रीवियस ईयर, then the adjusted total income shall be deemed to be the total income of that person for such previous year, and he shall be liable to pay income tax on such total income at the rate of 18.5%, यानी 18.5% जो AMT का रेट है। एक्चुअल में जो AMT हम लोग निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? 18.5% ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। कौन सी? एडजस्टेड टोटल इनकम। आप सबकी बुक्स में बेटा ये वाला चैप्टर है ना, सब लोगों ने निकाल लिया। 18.5% ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। ना यहां पर जो हम लोग टैक्स निकालते थे, ये टैक्स पेबल, ये वैसे ही निकालेंगे जैसे PGBP में कैलकुलेशन की थी, याद आ रहा है? PGBP में P&L को हम लोगों ने क्या किया था? तोड़ मरोड़ दिया था, याद आ रहा है? एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट अलाउड एड बैक कर दिया, एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड माइनस कर दिया, इनकम क्रेडिटेड बट नॉट टैक्सेबल माइनस कर दिया, और इनकम्स जो क्रेडिट होनी चाहिए थी PGBP में वो क्या किया था? प्लस। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था PGBP का, है ना? बिल्कुल वैसे ही, नॉर्मली वैसे ही निकालते हैं, बट हम लोग यहां पर साइमल्टेनियसली एक AMT कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स दोनों करने पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, CA स्टूडेंट्स के ऊपर ये पॉइंट अप्लाई होता है कि जो CA और CMA में भी, इस बार एग्जाम में आया है, इस बार एग्जामिनेशन जो CMA स्टूडेंट्स का आया है, पता चला है कि कंप्लीट, या आपने तो देखा होगा, वो बात तुम्हारे ग्रुप के अंदर ही हुई है, TDS TCS से खूब पूछा, ठीक है? TDS TCS एडवांस टैक्स से खूब पूछा, और वो AMT भी होगा, बच्चे को ध्यान नहीं होगा, बट AMT भी होगा, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी पूछा। तो AMT TDS TCS ये हमेशा किसी क्वेश्चन के अंदर नीचे पूछा जाएगा कि कितना टैक्स पेबल है, और अगर उसका टैक्स पेबल निकालना है तो आपको AMT भी कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक असेसी के ऊपर एप्लीकेबल है अदर देन कंपनी। तो ये चीज CA और CMA स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई होती है। CS वाले बच्चों को सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि इसका AMT कितना होगा या फिर इसका टैक्स पेबल कितना होगा, ठीक है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा जिसके अंदर पूरे फिगर्स वगैरह दे दी होंगी, आपको कैलकुलेशन करनी होगी, टैक्स निकालना होगा, नॉर्मल वाला और AMT वाला, विच एवर इज हायर वो आपको गवर्नमेंट को देना है। बस आपको ये शो करना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट आपका हर क्वेश्चन में AMT निकालना आना जरूरी है CA और CMA स्टूडेंट्स के लिए। Now, notwithstanding anything contained in this act where regular income tax payable for a previous year by person other than company is less than AMT payable for such previous year, the adjusted total income shall be deemed to be the total income। मतलब यहां पर जो हम लोग टोटल इनकम पे टैक्स निकाल रहे हैं ये अलग है और एडजस्टेड टोटल इनकम अलग है। यस और नो? बोलो, कुछ तो फर्क होएगा ना। एडजस्टेड टोटल इनकम तो मैंने बताया ही नहीं ना, अभी क्या है मैंने तो बताया नहीं, ये एडजस्टेड है। अब क्या है एडजस्टमेंट बाद में बताऊंगा, अभी के लिए आपको ये समझना है एडजस्टेड है, ठीक है? सर एडजस्टेड टोटल इनकम या टोटल इनकम कह रहे हैं, अगर ये वाला टैक्स लिया गया, अगर हमें पता है कि ये देना है हमें, तो ऐसे केस में ये एडजस्टेड टोटल इनकम को क्या मान ली जाएगी? हमारी इनकम मान ली जाएगी। क्या मान ली जाएगी? इनकम। यही है वो इनकम। हम इस इनकम को तब उसके इसमें क्या कर देंगे? इग्नोर। यस और नो? और हमारा टैक्स पेबल भी ये वाला बन जाएगा AMT। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। एडजस्टेड टोटल इनकम रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 shall be the total income before giving effect to this chapter as increased by deductions claimed under heading C। बेटा नोट करना, ये देखो जरा सारी बातें देखो ध्यान से। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने PGBP चैप्टर नहीं किया, एक बार हाथ खड़े करो, कौन कौन से बच्चे हैं PGBP चैप्टर नहीं किया?
आधा, लास्ट का थोड़ा बचा है, बात कोई बात नहीं, लास्ट का थोड़ा बचा कोई बात नहीं, बट पूरा नहीं किया मतलब कोई है पूरा जिसने शुरू से लेकर आखिर तक नहीं किया, 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब है बच्चे। अब इधर ध्यान देना, कुछ रिलेशन पीजीबीपी से भी होगा तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। नाउ एडजस्टेड टोटल इनकम रेफर टू इन सबसेक्शन 1 shall be the total income, shall be the total income हाँ जी, बिफोर गिविंग इफेक्ट टू दिस चैप्टर एज इंक्रीज्ड बाय। अब आपको बता देता हूं, जो बच्चों ने पीजीबीपी चैप्टर भी नहीं किया और जिन बच्चों ने कर लिया है उनको भी पता तो होगा ही उनको, कि आप लोग इन टॉपिक्स की डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो और कर ही होंगी। क्या डिडक्शंस हैं? डिडक्शंस क्लेम्ड अंडर हेडिंग सी ऑफ चैप्टर 6A विच इज 80H to 80 RRB सेक्शंस। मैं आपको बता देता हूं, हेडिंग सी एक कैटेगरी है और इस कैटेगरी के अंदर आती है सारी की सारी 80I सीरीज। कौन सी सीरीज आती है? आई सीरीज। आई सीरीज अगेन CS कोर्स में है और CMA स्टूडेंट्स के कोर्स में है, CA स्टूडेंट्स के कोर्स में नहीं है। 80I सीरीज, ठीक है। और CA स्टूडेंट्स के कोर्स में ये चीज कहां चली गई है? CA फाइनल में। और क्या है इस 80I सीरीज में? 80I सीरीज में इसको टैक्स हॉलिडे बोला गया। क्या बोला गया? टैक्स हॉलिडे। टैक्स हॉलिडे का मतलब है दोस्तों कि आपको 10-10 साल, 15-15 साल, किसी किसी सिचुएशन में 5 साल, किसी सिचुएशन में 7 साल क्या टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। किसी किसी सिचुएशन में 100% टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा और किसी किसी सिचुएशन में 50% नहीं पे करना पड़ेगा, किसी सिचुएशन में 25% नहीं पे करना पड़ेगा। मतलब ये एक ऐसी सीरीज है 80I सीरीज डिडक्शंस की, जहां पे गवर्नमेंट ने कहा अगर आप ये बिजनेस खोलोगे, ये वाला जो हम बताएंगे, वन ऑफ द बिजनेसेस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने वाली कंपनी, अगर आप बिजली बनाने वाली कंपनी खोलते हो हम तुम्हारा साथ देंगे। गवर्नमेंट को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट को चाहिए बिजली, और अगर बिजली बनाने वाली कोई कंपनी खोलता है तो गवर्नमेंट उसको क्या करता है? एनकरेज। क्या बोलता है? भाई 10 साल तेरे को टैक्स देने की जरूरत ही नहीं। क्या 10-10 साल टैक्स देने की जरूरत? एग्जेम्प्ट डिडक्शन, नॉट एग्जेम्प्ट डिडक्शन। पहले तो निकालेंगे टैक्स, प्रॉफिट निकालेंगे जैसे होगा, और उसमें से पूरा का पूरा प्रॉफिट जैसे 2 करोड़ का प्रॉफिट आया, 2 करोड़ माइनस डिडक्शन अंडर 80I सीरीज। मैंने वन ऑफ द एग्जांपल देना बहुत जरूरी था कि है क्या। वैसे तो आप लोग CS एंड CMA स्टूडेंट्स पढ़ेंगे आई सीरीज के बारे में। अब 80H to 80 RRB के अंदर बीच में क्या आता है? आई तो आता है, 80H भी आता है और 80I सीरीज है। हेडिंग सी उसी के बारे में। अच्छा, इसके अलावा एक सेक्शन 10AA जो भी रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसके अंदर हम लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर एग्जेम्पशंस पढ़ा था, उसके अंदर एक सेक्शन 10AA था दोस्तों SEZ के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जी हां, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक सैलरी से रिलेटेड था एग्जेम्पशन, बट सेक्शन 10AA नया था, बिल्कुल नया, बिल्कुल फ्रेश था, जिसमें आपका सैलरी से कोई पुराने चैप्टर से कोई कनेक्शन नहीं था। और सेक्शन 10AA के अंदर भी टैक्स हॉलिडे की ही बात की गई है। क्या बात की गई है? टैक्स हॉलिडे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या कहता है? कह रहा है जो भी यहां पे गुड्स बनेंगे ना उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने करीब 19, पहले 26 जोन डिक्लेयर किए थे, अब वो 19 हो गए कटकुटा के, 19 जोन डिक्लेयर करें पूरे इंडिया के अंदर, देश भर के अंदर, और उन जोन्स को बोला गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां से गुड्स मैन्युफैक्चर होके क्या होंगे? एक्सपोर्ट। समझ गए? तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का मकसद था। और गवर्नमेंट ने क्या बोला? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो लोग काम कर रहे हैं, जितना भी उनका प्रॉफिट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड? एक्सपोर्ट से रिलेटेड, उनका पहले 5 साल में 100% एग्जेम्प्ट है। 100%, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 100 का मतलब जितना प्रॉफिट उतना एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं देना। इससे क्या होगा? मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ चलो यार SEZ में काम करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, और हमारे देश को भी फायदा होगा। एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे देश को भी फायदा होगा। धीरे धीरे करके हमारी रिकॉग्निशन होगी उन प्रोडक्ट्स की, कहां पे? दूसरे देशों में, यस और नो। और फिर बाद में धीरे धीरे करके अपने आप ऑर्डर्स भी आने स्टार्ट होंगे। तो ये एक तरीका है, गवर्नमेंट तो एंकरेज करना चाहता है एक्सपोर्टर्स को। अच्छा, पहले 5 साल 100%, उसके अगले 5 साल 50%, याद आ रहा है?
और उसके अगले 5 साल 50%, बट एक कंडीशन है दैट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में पैसे डालना है। याद आया? रिजर्व में पैसे डालने के लिए जो पैसा कहां यूज करना है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के ही डेवलपमेंट के लिए। तो 15 साल तक का बेनिफिट मिल रहा है। कितने साल? 15 ईयर्स। अगेन इज अ टैक्स हॉलिडे। तो जिनके पास बुक है, बुक में लिख लो बेटा, 80I सीरीज 80H to 80RR भी है, वो भी टैक्स हॉलिडे है, वो भी टैक्स हॉलिडे है। और जो 10AA है वो भी टैक्स हॉलिडे है, वहां पे लिख लो टैक्स हॉलिडे। और टैक्स हॉलिडे का मतलब समझ गए ना? दोनों ही चीजों में समझ गए मतलब 10-10 साल, 5-5 साल, 15-15 साल एग्जेम्पशन या डिडक्शन मिलती। अब जिन्होंने नहीं किया हुआ कोई बात नहीं, आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। 80I सीरीज में भी मैंने आपको जो नॉलेज देनी थी वो दे दी इस चैप्टर के लिए, जितना देना था। और 10AA क्या है वो भी मैंने आपको जितना बताना था वो काफी है, वो काफी है इतना समझने के लिए, ये टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है। और तीसरा क्या है देखो, डिडक्शंस क्लेम्ड इफ एनी अंडर सेक्शन 35AD। दोस्तों याद करो, पीजीबीपी चैप्टर में स्पेसिफाइड बिजनेस, गवर्नमेंट ने 14 बिजनेस डिक्लेयर किए थे। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है पीजीबीपी वाले बच्चे नहीं है यहाँ पर, बहुत सारे ने पीजीबीपी नहीं किया, बट मैं आपको बता रहा हूं क्या है 35AD के अंदर। ऐसे बिजनेस जो गवर्नमेंट इंकरेज करता है कि आप ये बिजनेस खोलो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको पहले साल में ही क्या दे देंगे? डिडक्शन। क्या बात कर रहे हो सर? अकाउंट्स में तो ऐसा नहीं बताया जाता, उसमें तो बोलते हैं डेप्रीशिएट करेंगे, डेप्रीशिएशन देंगे। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। पर इनकम टैक्स वाले आपको क्या कर रहे हैं? यहां पर ऐसे बिजनेस खोलने के लिए एंकरेज कर रहे हैं। वन ऑफ द बिजनेस कोल्ड चेन फैसिलिटी, याद आ रहा है? कोल्ड चेन फैसिलिटी पता है क्या था वो? भाई रेफ्रिजरेटर वाले ट्रक्स, कोल्ड चेन स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज, और ट्रक्स ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन। भाई आइसक्रीम्स, डेयरी आइटम्स, हाँ, वैक्सीन्स, और आपकी क्या नाम है, मीट एंड मीट आइटम्स, ये सारे प्रोडक्ट्स जो होंगे, ये सारे जो प्रोडक्ट्स होंगे, इनको क्या चाहिए? फ्रीजर चाहिए, वरना ये क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। अगर इनकी ट्रांसपोर्टेशन 3-4 घंटे दूर है तो इनको आप हाथ में लेके थोड़ा ना जाओगे, या ऐसे ट्रक में रख दोगे और तुम्हें लगेगा कि सही तरीके से पहुंच जाएगा और वो खराब नहीं होगा, तो गलत सोच रहे हो। इनको फ्रीजर चाहिए, फ्रीजिंग टेम्परेचर चाहिए। यस और नो? और इसी रीजन से ये ट्रांसपोर्टेशन खुली, ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी खुली। और कंपनीज ने क्या करना स्टार्ट किया? उन्होंने आउटसोर्स करना स्टार्ट किया। अब मान लो मैं हैवमोर कंपनी का, मैं हैवमोर हूं, हैवमोर कंपनी है मेरी। अब हैवमोर कंपनी वाला क्या करेगा? कोल्ड चेन का काम आउटसोर्स कर देगा, ट्रांसपोर्टेशन कोल्ड की क्या कर देगा? आउटसोर्स। क्योंकि हर चीज अगर वो अपने पास रखेगा तो उसको उतनी क्या करनी पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, है ना। तो उसको ये है कि यार मैं अपने आइसक्रीम बनाने पर फोकस करूं, ना कि मैं कोल्ड चेन पर भी ध्यान दूं। ये काम कौन कर दूंगा? मैं किसी को आउटसोर्स कर दूंगा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा, खराब नहीं होनी चाहिए, वरना सारी आइसक्रीम तुझे ही खिलाऊंगा। अरे ये तो मजाक वाली बात है, मतलब वो लिख देगा पेनल्टी लगेगी, ये होगा वो होगा, पैसे नहीं दूंगा, है कि नहीं? आइसक्रीम खराब नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ क्लॉज होगा ऑब्वियसली। तो उसके लिए उसको ध्यान रखना है कि उसका जो ट्रक है वो प्रॉपर फ्रीजिंग टेम्परेचर के साथ मेंटेन्ड है या नहीं है। तो आपने देखे होंगे आज के टाइम पे तो बहुत कॉमन है, आज के टाइम पे तो दिखते भी हैं फ्रिज वाले जो ट्रक हैं, बड़े से फ्रीजर वाले ट्रक होते हैं। अब कहने का मतलब है ऐसे बिजनेस खोलो, कोल्ड चेन फैसिलिटी, और क्या था याद है? वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर, वेयर हाउसिंग फॉर शुगर, हनी बी, बी कीपिंग याद है? मधुमक्खियां पालो, क्या पालो? मधुमक्खियां। हाँ ये बिजनेस है मधुमक्खियां पालने का, उससे क्या होगा? हनी प्रोडक्शन। अच्छा होटल खोलो, 2 स्टार कैटेगरी का होटल या अबव। इसके अलावा हॉस्पिटल्स, है ना। फिर डेवलपिंग एंड बिल्डिंग, क्या? स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम के अंदर, और एक हम लोगों ने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम पढ़ी थी, उसमें कंस्ट्रक्शन करो, बिल्डिंग। मेरे कहने का मतलब काफी है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है बहुत कुछ, अच्छी बात है, ठीक है। जब पूछता हूं तब जवाब नहीं निकलता। अब यहां पर देखो ये कह रहे हैं 35AD का आपने क्या ले ली होगी? डिडक्शन। और डिडक्शन क्या है बेटा मैं बता देता हूं, 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन। मतलब ऐसे बिजनेस जब मशीन खोलेंगे, कोई भी लेंगे मशीन खरीदेंगे,
मान लो 10 करोड़ की मशीन है, पूरा 10 करोड़ P&L अकाउंट में डेबिट। कैसा लग रहा है? मजा आ गया सर। मजा कैसे आ गया? टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लॉस ही होगा भाई। अगर मैं डेप्रिसिएशन ना डालकर उसका पूरा का पूरा 10 करोड़ P&L अकाउंट में डेबिट कर दूंगा तो इतना तो पहले साल में प्रॉफिट हुआ ही नहीं होगा। हो सकता है हुआ हो सकता है ना हुआ हो, पर आपको फायदा ये हो जाएगा कि आपका टैक्स क्या हो जाएगा? कम। तो गवर्नमेंट ने हमको इंकरेज किया है, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है, डेप्रिसिएशन ना देकर। बट कह रहा अगर आपको AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स वाला एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है तो आपको इसको एडजस्ट करना होगा। क्या क्या एडजस्ट करना होगा? दो तो मैं आपको बता चुका हूं। क्या एडजस्ट करना होगा? एक, जो 80I सीरीज वाली डिडक्शन हम आपको दे चुके हैं वो वापस ऐड बैक कर दो। वापस क्या कर दो? ऐड बैक। ऐड बैक मतलब आपको 100% प्रॉफिट डिडक्शन दे दी थी ना, टैक्स बचा लो, वापस ऐड बैक। ऐड बैक मतलब उस पर अब टैक्स लगेगा, उस पर अब टैक्स लगेगा। AMT के अंदर का मतलब ही यही है, आपको इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा भाई, जितना मर्जी अवॉइड कर लो, इतना तो देना पड़ेगा मिनिमम। यानी अगर आपके ऊपर ये वाली स्कीम एप्लीकेबल है 80H to 80RRB वाली टैक्स हॉलिडे, फिर भी आपको इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। गवर्नमेंट कह रहा है भाई खर्चे भी तो निकालने हैं हमने अपने, भाई हमें कुछ खाना पीना भी तो होता है। क्या बात कर रहे हो? हद हो गई यार। हमें इतने बड़े बड़े बैंक अकाउंट खोल रखे हैं स्विट्जरलैंड में, हाँ वहां पे पैसे नहीं जाएंगे क्या? वहां पे भी तो ध्यान देना है। तुम दोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? तो कह रहे इतना तो देना पड़ेगा। टैक्स हॉलिडे वाली बकवास है, इतना तो आपको देना पड़ेगा भाई, ये समझ लो। टैक्स की छुट्टी, ऐसे कैसे छुट्टी? अच्छा, डिडक्शंस 80H to 80RRB जो अपने को ने ले ली होगी वो माइनस कर दी होगी, प्रॉफिट जीरो ही हो गया होगा, वापस प्लस कर दो। देखो लिखा है, देखो ऊपर लिखा है गिविंग इफेक्ट टू दिस चैप्टर एज इंक्रीज्ड बाय, क्या लिखा है? इंक्रीज बाय क्या? डिडक्शंस अंडर हेडिंग सी। दूसरा, डिडक्शंस क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10AA, तो वो जो 10AA वाली एग्जेम्पशन नहीं ली थी वो माइनस कर दी होगी, ऐड बैक कर दो। फिर भी बात, गवर्नमेंट कह रहे हैं AMT इतना देना ही देना है। अब बेवकूफ हैं लोग यार, क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हैं क्या? बहुत सारी चीजें। अब ये तीसरा पॉइंट देखो, 35AD, याद है 35AD अभी बताया मैंने, 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या मिल जाती है? डिडक्शन। अब आपने डिडक्शन क्लेम कर ली होगी, प्रॉफिट कम कर दिया होगा, गवर्नमेंट कह रहा है वापस उस डिडक्शन को क्या कर दो? ऐड बैक। हम नहीं देंगे। अच्छा फिर अब फिर उस इंसान ने, प्रभजीत जैसे इंसान ने बोल दिया अरे सर ऐसे कैसे चलेगा, ऐड बैक कर दिया आपने। तो प्रभजीत ने एक समझदारी वाली बात करी, क्या? एक ही बस, क्या? कि वो जो एसेट है उस पर सर नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो दो भाई। अगर तुम सबको दे रहे हो जो 35AD नहीं ले रहे, सारे बिजनेस डेप्रिसिएशन तो लेते ही होंगे। अब मुझे वो भी नहीं दोगे, 35AD भी ऐड बैक कर दोगे तो मैं तो गया नहीं। हाँ तो भैया देखो ऐसा है, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस में 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन क्लेम कर ली थी, प्रॉफिट कम कर दिया था, वो वापस ऐड बैक कर दो प्रॉफिट के अंदर, हो गया ऐड बैक। ऐड बैक होने के बाद जो प्रॉफिट आया उसमें से जो नॉर्मल तरीके से एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, याद है ना, वो वाला नॉर्मल तरीके से डेप्रिसिएशन इसमें से क्या कर दो? माइनस। नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलता ही है। मशीन, प्लांट एंड मशीनरीज पर कितना मिलता है याद है? 15%, और फर्नीचर पे 10%, बिल्डिंग पे 10%। ये बातें हम लोगों ने PGBP चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उसके लिए उनको अपनी नॉलेज चेक करने की जरूरत नहीं है कि हाँ यार हमें क्यों नहीं आता है। ये बात समझ में आ गई? डिडक्शन हम लोग, ये वाली स्पेशल डिडक्शन है बेसिकली। आप देखो ना ये सारी स्पेशल थी, जितनी स्पेशल है वो वापस ऐड बैक कर दी, इनको नॉर्मल पे ले आए, नॉर्मल पे ले आए, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, उन्हीं एसेट्स का डेप्रिसिएशन क्या कर दिया? माइनस। सो बेटा डिडक्शंस क्लेम्ड इफ एनी अंडर 35AD एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32। डेप्रिसिएशन का सेक्शन कौन सा था? 32। as if no deduction under section 35AD was allowed in respective of assets on which deduction under that section is claimed। तो सिंपल 35, देखो डिडक्शन आपने 35AD की ले ली होगी, आप एक काम ये कर सकते हो, 35AD के जो डिडक्शन है माइनस डेप्रिसिएशन, वो वाला अमाउंट ऐड बैक कर दो। बात तो एक ही है। नहीं नहीं, ये जो टोटल इनकम आएगी ये है एडजस्ट, ये है हमारी टोटल इनकम
जिसमें से आपने ऑलरेडी 35 AD की डिडक्शन ले ली होगी, यस और नो? 35 AD की डिडक्शन ले ली होगी, ये आ गई टोटल इनकम। मैंने क्या किया, मैंने कहा 35 AD ऐड कर दो और डेप माइनस कर दो, यही बोला ना मैंने। या तो आपको ये समझ में आता है, या फिर क्या कर सकते हो बेटा, उतना ऐड बैक कर दो, उतना ऐड बैक कर दो, ये वाला अमाउंट माइनस ये वाला अमाउंट, 1 - 2। अगर मैं यही ऐड बैक कर दूंगा तो क्या ही मेरा आंसर वो नहीं आएगा जो यहां पे? बोलो बोलो बोलो। नहीं समझ में आ रहा तो एक प्रैक्टिकल पिक्चर दूं क्या? शुक्र। 35 AD ऐड बैक कर देंगे और डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अगर आपको यही समझ में आता तो अब यही समझो, बेस्ट है ना। ये ज्यादा मैंने कहा, मेरे को पता है ये ज्यादा नहीं, ये ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात हो जाती है। और सर क्या बात बोल दी, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, सर ही घूम गया मेरा तो है कुछ भी नहीं, ये नहीं देख रहा कि 35 AD और यहाँ पे डिप्रेशन, ये तो माइनस करना ही था। एक ही बात है, बट ये सही है अब यहां देखो, तो ये 3 एडजस्टमेंट्स याद रहेंगी दोस्तों। इस AMT की एडजस्टेड टोटल इनकम को निकालने के लिए, देखो ये सारा एडजस्टेड टोटल इनकम को निकालने के लिए आप PGBP वाली टोटल इनकम जो आप लोगों ने कैलकुलेट करते हो ना, PGP वाली, उसमें हम क्या क्या ऐड बैक कर देंगे? एक तो सेक्शन 80H to 80 RRB, ये वाली डिडक्शंस ऐड बैक कर देंगे जो हम लोग ले चुके होंगे। बट ये ऑब्वियस है, अगर डिडक्शन ली नहीं है वो वाली तो कुछ नहीं करेंगे, ये तो ऑब्वियस है। ये तभी ऐड बैक कर रहे हैं तब जब डिडक्शन, बताओ भाई, यस और नो? प्लस सेक्शन 10AA वाली डिडक्शन जो मैंने आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली थी, ये भी स्पेशल थी, ये भी स्पेशल, 10-10 साल, 15-15 साल, कुछ नहीं। प्लस सेक्शन 35 AD माइनस डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32। ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो इनकम आएगी उसको हम बोलेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम। क्या बोलेंगे? लिखो सबरे, सब लोग लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे। तो टोटल इनकम में एक ये ऐड बैक कर दिया, एक 10AA ऐड बैक कर दिया और एक 35 AD ऐड बैक कर दिया, जिसमें से डेप्रेशन माइनस कर दिया। यही है बेटा वो एडजस्टेड टोटल इनकम जिसका हमें क्या करना है? 18.5% करना है। क्या करना है? 18.5%। याद रहेगा? आगे बढ़ रहे अब हम। और जो बच्चे को, नए बच्चों को भी अगर समझ में ना आए तो प्लीज हैंड रेस करके आप क्वेश्चन पूछो, ठीक है? तेरे को नहीं बोल रहा बे पीछे, हाँ मुंह हिला रहा है तू तो पुराना हो चुका है। हाँ जी, इधर थर्ड पॉइंट, थर्ड क्लॉज, every person to whom this section applies shall obtain a report in such form as may be prescribed from an accountant certifying। अब अकाउंटेंट की यहां पे कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है? चार्टर्ड भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं। इज दैट क्लियर? लिखे accountant certifying with that adjusted total income and the alternate minimum tax have been computed in accordance with the provisions of this chapter and furnishing the such report on or before the date of furnishing of return under section 139(1)। वैसे इनकम टैक्स एक्ट में अकाउंटेंट की डेफिनेशन में सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा है। हाँ, इनकम टैक्स एक्ट में अकाउंटेंट की डेफिनेशन में सिर्फ सीए लिखा है। और इसी चीज के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट और कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट दोनों ने ही प्रस्ताव रखा हुआ है गवर्नमेंट को कि भाई ऐसा निर्दयी इतना हमारे अगेंस्ट क्यों। अब क्या है, सीए इंस्टीट्यूट बहुत पुराना है, सबसे पहले वही आया था, ठीक है, 1949, फिर सीएमए इंस्टीट्यूट आया 1959 और फिर सीएस इंस्टीट्यूट आया 1982 शायद 80s में, है ना? तो ये इंस्टीट्यूट बाद में आए। इस वजह से जिन्होंने पहले आए उन्होंने अपनी लॉबी क्रिएट कर ली और उन्होंने फिर बताया कि भैया हम ही रहेंगे।
है ना। तो वो इस वजह से वो तब से चल रहा है और हमारे प्रस्ताव गए हुए हैं सीएम इंस्टीट्यूट के भी और सीएस इंस्टीट्यूट के भी, बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि जिनको प्रस्ताव गए हुए हैं वो खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बैठे हुए हैं जिनको गए हुए हैं ना वो भी वहां पे लॉबी, क्या है, बहुत सारे एमपी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बहुत सारे एमपी एमएलए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अब उनको प्रस्ताव पास करना है और जब देखा अच्छा हमारे अगेंस्ट अच्छा तो फिर वो चीज वहां जाती होगी सी इंस्टीट्यूट हो गए, अबे नहीं, इसलिए तब से पेंडिंग चल रहा है। वरना गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है, टैक्स तो सारे ही बढ़ रहे हैं, सीएस वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सीएमए वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं, टैक्स तो सारे ही बढ़ रहे हैं, है ना। अब इधर देखो, every person to whom this section applies shall obtain a report in such form as prescribed, जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा और उसको सर्टिफाई कराया जाएगा अकाउंटेंट से, और ये दिखा दिया जाएगा कि हाँ ये एडजस्टेड टोटल इनकम है और AMT हैव बीन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। इस चीज को सर्टिफाई करवाना है कि ये जो AMT निकाला है ना ये ऐसे निकाला है जैसे यहां पे बताया गया एज पर सेक्शन 115 JC, जो हम लोगों ने कंप्यूटेशन अभी सीखी है। इतनी सी कंप्यूटेशन है बस, जो मैंने बोला यही करना बस। हाँ ऑब्वियसली पहले वाला भी तो करना ही है, वो PGBP वाला है, और ऑब्वियसली मैं यहां पर वो PGBP वाला नहीं करवाऊंगा, ठीक है, वो आप कर चुके हो। अब वहां से इसको क्या करना है, कंपेयर। इज दैट क्लियर? आगे हाँ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। आपको रेडी रहना है, आपको रेडी रहना है AMT का। अब डर तो नहीं है ना कोई, ये तीन चीजें ही तो एडजस्टमेंट करनी है, बस दिमाग में होनी चाहिए, तीन चीजों की एडजस्टमेंट करनी है, खत्म, ठीक है। अच्छा, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्रेडिट क्या होता है मैं बताऊंगा, वेट करते हैं इस चीज के लिए, ठीक है। ये अभी तब बताऊंगा, एक पहले मैं क्वेश्चन AMT का नॉर्मल कराना चाहता हूं। ये क्वेश्चन एक मैं नॉर्मल कराना चाहता हूं जो है आपको सामने, क्वेश्चन नंबर 1। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, ABC एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का बेटा फ्लैट रेट लगता है 30%, याद रखना। नॉर्मली टैक्स उनके ऊपर 30% लगता है। कह रहा है आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, चैप्टर 6A डिडक्शन मतलब वही 80C टू 80U, बट उसमें लिखा है अंडर द हेडिंग C, यानी 80H टू 80 RRB। हेडिंग C 80C टू 80U की जो लिस्ट है ना, बहुत बड़ी लिस्ट है डिडक्शंस की। 80C के अंदर लाइफ इंश्योरेंस और आपका क्या कहते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इसको ये याद है, और क्या नाम है यूलिप प्लान, ट्यूशन फीस सब भूल गए, फिक्स डिपॉजिट 5 इयर्स वाला फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस वाली स्कीम्स जो थी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी पड़ी थी इसके अंदर। तो ऐसी बहुत सारी 80C में पड़ी थी। 80D में मेडिकल इंश्योरेंस, 80DD डिपेंडेंट डिसेबल्ड, याद आया, डिपेंडेंट डिसेबल्ड। तो ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने पढ़े थे, यस और दो। और ऐसे ही 80U तक हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने हैंडीकैप के लिए पढ़ा था। बहुत बड़ी लिस्ट है 80C से लेकर 80U। गवर्नमेंट ने क्या दिया डिडक्शन, बट उसमें अगर मैं हेडिंग C की बात करूं, एक कैटेगरी है हेडिंग C जिसमें क्या आता है, टैक्स हॉलिडे वाले, याद है I सीरीज, अभी बताया, वही 10-10 साल 15-15 साल। तो उनमें बोला 4 लाख रुपए की ऑलरेडी हेडिंग C में आप डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, और डिडक्शन 10AA वाले में भी ले चुके हो, कितने रुपए की, 5 लाख की। यानी ये आफ्टर है भाई साहब, आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है, ये एडजस्टमेंट हो चुकी हैं, तो क्या कर दें, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड वैल्यू। तो एंड डिडक्शन 35AD की भी दी हुई है 6 लाख, डेप्रिसिएशन ऑन दीज एसेट्स इफ डिडक्शन अंडर 35AD इज नॉट क्लेम 2 लाख, सब कुछ दिया हुआ है यार। वही फॉर्मूला लगाना है जो आपको अभी दिखाया था। हाँ जी, क्या करें, सबसे पहले तो आप टोटल इनकम पे टैक्स निकालो। नॉर्मली टोटल इनकम क्या आ रही है, 18 लाख। 18 लाख रुपए के ऊपर 30% के हिसाब से टैक्स बताओ, या फिर 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, बोलो हाँ या ना। ये हमें निकालना है, एडजस्टेड टोटल इनकम हमें पता नहीं है, यही हमें वर्किंग करनी है, बोलो हाँ या ना। अब एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए मैं यहां पे उसकी वर्किंग कर रहा हूं, और उसमें क्या करूंगा, सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या है बेटा,
18 लाख, जिसके अंदर मैं क्या एड बैक कर दूंगा सबसे पहले 80 आई सीरीज वाली डिडक्शंस, क्या है वो 4 लाख। बोलो ऐड बैक करूंगा नहीं करूंगा, अभी समझाया था ना, प्लस सेक्शन 10 AA 5 लाख, और बताओ 35 AD, 35 AD की डिडक्शन कितनी क्लेम कर रखी है, 6 लाख की क्लेम कर रखी है, जिसमें डेप्रीसिएशन कितना था 2 लाख, वो मैं डेप्रीसिएशन इसमें से क्या कर देता हूं माइनस, कितना है 2 लाख। बेटा कितना आया 31 लैक्स, यही आ रहा है। इसको बोलेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम। बोलो कोई डाउट है तो। अब एडजस्टेड टोटल इनकम आ गया 31 लाख, 18.5% निकाल दो, 5 लाख। लो जी, विच एवर इज हायर बोलो, 5,73,500। ये आपका एडजस्टेड टोटल इनकम पे टैक्स AMT, मिनिमम टैक्स तो इतना बनता ही है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना, करो जरा ऐड, 22,940। टोटल कितना आ गया 596, ये हो गया मेरा टैक्स पेबल। क्या आ गया मेरा टैक्स पेबल। बताओ समझ में आया? हाँ जी बच्चों समझ में आया? तो टोटल इनकम पे नॉर्मल टैक्स, ये नॉर्मल टैक्स है 30%। ये शुरुआत में करवाया था, सबको ही करा था मेरे ख्याल से, सारे नए बच्चों ने भी कर लिया है वो, है ना। नॉर्मल टैक्स 30% होता है, और 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है, विच एवर इज हायर ये। अब मैं आपको यहां पर आंसर में टैक्स क्रेडिट भी पूछा गया, तो मैं टैक्स क्रेडिट का मतलब समझाता हूं। देखो टैक्स क्रेडिट का मतलब है आप नॉर्मल टैक्स के कंपैरिजन में AMT कितना ज्यादा दे रहे हो। क्या? नॉर्मल टैक्स के कंपैरिजन में AMT जितना ज्यादा दे रहे हो उसका आपको क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा। क्या मिलेगा? गवर्नमेंट कह रहा है हम आपको फायदा देंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरह। याद आ रहा है GST इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसी तरह बेनिफिट मिलेगा। कैसा बेनिफिट? सर ये टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा 596। अब ये एक काम करो आप लोग, आप 540 पे 4% सेस निकाल के 21,600, और टोटल कितना आया? अब इसमें से डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इसका और इसका, 34,000। ये हो गया AMT क्रेडिट। लिखो 34,840। कैसे निकाला? 5,96,440 माइनस 561,600। गवर्नमेंट कह रहा है जो आपने ज्यादा दिया है ना उसका नुकसान नहीं होने देंगे। जितना ज्यादा दिया है इसका फायदा आपको कब मिलेगा? जब फ्यूचर में टैक्स पेबल ज्यादा होगा नॉर्मल वाला, और AMT क्या होगा? कम। तो आप ऑब्वियसली टैक्स पेबल वाला अमाउंट दे रहे होगे, जितना वो डिफरेंस होगा वो वाला अमाउंट उसके साथ क्या कर दोगे? एडजस्ट। ये बात अभी हम करेंगे। सेक्शन है 115 JD AMT क्रेडिट के बारे में। ये पहले तो बताओ AMT क्रेडिट को मारो गोली, यहां तक समझ में आया जो पहले किया था? अगर अगले साल भी AMT ज्यादा है नॉर्मल टैक्स से, तो AMT क्रेडिट बढ़ता जाएगा, और वो क्रेडिट का आपको फायदा मिलेगा। कब? जब आपका कभी ना कभी टैक्स पेबल ज्यादा निकलेगा और AMT कम होगा। जब टैक्स पेबल ज्यादा आ रहा होगा ना नॉर्मल वाला, है ना, तब तो वो पे करते वक्त आप ये क्रेडिट को एडजस्ट कर दोगे। बट एक मिनट, GST का क्रेडिट की एक्सपायरी कब बताई मैंने? बेटा क्रेडिट लेने के बाद, रिकॉर्ड्स में दिखाने के बाद फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यूज करने के बाद फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पहली बात तूने वो वाली बात बोल दी इसलिए मैंने बोल दिया, ठीक है। वहां पर ये था कि हाँ दिखाना है,
कब तक? अगले साल के सितंबर मंथ की ड्यू डेट तक, वो ये बात हो रही थी, ठीक है बेटा वो तो शायद, अच्छा वो अलग चीज थी ना यार वो। हाँ, इसका क्रेडिट का एक्सपायरी होती है, इसकी क्रेडिट की एक्सपायरी है, वो भी हम पढ़ रहे हैं, वो सेक्शन नहीं पढ़ा ना अभी हम लोगों ने, अभी पढ़ रहे हैं। ये नोट कर लिया सबने? मैं देखूं पहले कोई इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है, फिलहाल नहीं है। वैसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख ही लेते हैं। टैक्स क्रेडिट के बारे में बताऊंगा अभी टैक्स क्रेडिट के बारे में वेट करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो सारे के सारे। XYZ and company, a firm in India, is engaged in development of software and providing IT-enabled services through 2 units, one of which is in SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। एक यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में और दूसरी यूनिट कहां होगी? नॉन SEZ एरिया में। नॉन SEZ मतलब DTA कहते हैं उसको, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। बेटा देखो, है दोनों इंडिया ही। SEZ भी कहां पे है? इंडिया में, और डोमेस्टिक टैरिफ एरिया भी इंडिया ही होता है। बट होता क्या है, गवर्नमेंट कहती है जो SEZ एरिया हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि ऐसे एरियाज हैं जिन एरियाज को जहां से मैन्युफैक्चर होकर गुड्स एक्सपोर्ट ही होंगे। क्या होंगे? एक्सपोर्ट। तो गवर्नमेंट चाहती है सारे एक्सपोर्टर्स को एक ही जगह पे इकट्ठा करना, इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सेक्शन बनाया था, जो मैंने आपको पढ़ाया है पहले, 10AA सेक्शन। और इसके अंदर क्या बताया था, मैंने आपको अभी बताया भी था, क्या कि पहले 5 साल 100% प्रॉफिट क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट। किससे रिलेटेड? एक्सपोर्ट से रिलेटेड। और वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। सुन लिया? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। भाई मान लो मैं एक SEZ एरिया में हूं। कहां पे हूं? SEZ एरिया में। मेरा 1 करोड़ का प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? वो पूरा SEZ एरिया का है। अब SEZ एरिया में से मैं मान लो 10 करोड़ एक्सपोर्ट करता हूं और 20 करोड़ डोमेस्टिक एरिया में भी बेचता हूं। अगर मैं 10 करोड़ का एक्सपोर्ट करता हूं और 20 करोड़ का डोमेस्टिक एरिया में बेचता हूं, तो मेरी टोटल सेल कितनी हुई? 30 करोड़। और 30 करोड़ में से कितना एक्सपोर्ट करता हूं? 10 करोड़। तो इसका मतलब यह हुआ, जो मेरा जो प्रॉफिट है 1 करोड़ का, वो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट से रिलेटेड नहीं है। उस 1 करोड़ को क्या करना पड़ेगा? 1 CR मल्टीप्लाई बाय 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 30 करोड़। तो मैं उस प्रपोर्शन में कैलकुलेट करता हूं। समझ में आया? एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रॉफिट निकालने वाला। और फिर पहले 5 साल 100% एग्जेम्प्ट, उसके अगले 5 साल 50% एग्जेम्प्ट। ये क्लॉज है जो 10AA में पढ़ाया हुआ है, और जो बच्चे पढ़ के आए हैं उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा ये 10AA उनके लिए बता, क्योंकि उसके बिना होगा नहीं ये वाला। XYZ फर्म है, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर का काम करती है, और एक यूनिट उसकी SEZ में है, जो कि कब स्टार्ट हुई थी? 1/4/2016 को स्टार्ट हुई। बहुत जरूरी ईयर है। द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 1920, यानी ये पहले 5 साल की बात कर रहा है ना। और पहले 5 साल में 100% प्रॉफिट की क्या ली होगी? डिडक्शन ली होगी। कोई डाउट? टोटल टर्नओवर दी हुई है SEZ यूनिट की कितनी? 120 लाख, और अदर यूनिट की दी हुई है 100 लाख। एक्सपोर्ट टर्नओवर दिया हुआ है SEZ यूनिट का 100 लाख, और अदर यूनिट का कितना दिया हुआ है? 60 लाख। प्रॉफिट दिया हुआ है SEZ यूनिट का 48 लाख, और अदर यूनिट का कितना दिया हुआ है? 42 लाख। कंप्यूट टैक्स पेबल बाय XYZ इन कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, यानी प्रीवियस ईयर 1920 का टैक्स निकालना है ना। बताओ आपको 19, ये बेटा मैं आपको बता दूं, आपको जान के खुशी होगी, ये CA फाइनल का क्वेश्चन है। CA फाइनल के एग्जाम में आ चुका है। छोटा मोटा नहीं कर रहे, CA फाइनल का कर रहे हैं। हाँ, छोटी मोटी बात ही नहीं करते हम, ठीक है। अब इधर देखो, इधर टोटल टर्नओवर SEZ यूनिट में 120 लाख है, एक्सपोर्ट टर्नओवर है 100 लाख, और प्रॉफिट है 48 लाख SEZ यूनिट का। अभी हम अगर SEZ यूनिट की बात करें, और SEZ यूनिट की बात करें, तो मेरा SEZ यूनिट का प्रॉफिट कितना है बताओ? 48 लाख। और जो दूसरी यूनिट है नॉन SEZ वाली, उसका कितना प्रॉफिट है? 42 लाख। मुझे बता दो टोटल कितना प्रॉफिट हो गया बेटा? 90 लाख रुपए। ये एक फर्म है बच्चों, क्या है ये? फर्म।
फर्म को 90 लाख के ऊपर क्या टैक्स देना पड़ेगा? नॉर्मल वाला टैक्स एट द रेट ऑफ, हाँ जी, अभी नॉर्मल टैक्स निकाल रहा हूं, सॉरी, हाँ नॉर्मल टैक्स में हमने एसईजेड की एग्जेम्पशन नहीं ली, एसईजेड की पहले एग्जेम्पशन ले लेते हैं, कितनी आएगी? यहां पे पहले एग्जेम्पशन ले लेते हैं, सेक्शन 10AA वाली, सेक्शन 10AA वाली एग्जेम्पशन ले, कितना आया? अब यहां पर सेक्शन 10AA वाली एग्जेम्पशन लेने के लिए मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। हमें एसईजेड यूनिट का देखना है, प्रॉफिट कितना है? 48 लाख, एक्सपोर्ट टर्नओवर है 100 लाख, और टोटल टर्नओवर एसईजेड यूनिट की 120 लाख। तो क्या करेंगे? प्रॉफिट कितना है? 48 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर, टोटल टर्नओवर, कोई डाउट इसके अंदर? कितना आया? तो ये 40 लाख तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि 10AA में बेनिफिट मिलेगा, यही होगा? यस और नो? तो एसईजेड यूनिट का प्रॉफिट आ रहा है, बिल्कुल सही बात, 8 लाख रुपए का। कितना आ रहा है? ये आ रहा है, प्लस 42 लाख नॉन एसईजेड वाला, इसका तो कुछ करना ही नहीं, टोटल कितना हो गया? अब इस पर जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं उसमें क्या होता है? टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, कितना हो गया? 15 लाख रुपए का टैक्स बनेगा, बोलो हाँ या ना? कोई डाउट यहां पर? 30% टैक्स लग गया, या फिर क्या लगेगा? 18.5% जो हम लोगों ने किस पे निकालना है? एडजस्टेड टोटल इनकम, किस पे निकालना है? और एडजस्टेड में करना क्या है? यही वापस एड बैक, यानी 48, यही तो करना है। जो डिडक्शन ली हुई थी वो एड बैक करनी है ना, यही तो बोला था, यस और नो? तो अब क्या करो? 18.5% टैक्स एट द रेट ऑफ 18.5% ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम, और एडजस्टेड टोटल इनकम पे लगा दो स्टार। और एडजस्टेड टोटल इनकम हम लोग कैसे निकालेंगे? जो आपने 8 लाख रुपीस प्लस 42 लाख निकाला हुआ है, यानी 50 लाख, उसी के अंदर जो हम लोगों ने एसईजेड वाली एग्जेम्पशन ले ली थी वो हम वापस ऐड बैक कर देंगे। यस और नो? यस और नो? तो 90 लाख रुपए की इनकम हो गई, और 90 लाख रुपए की जो इनकम आ गई उसके ऊपर 18.5% टैक्स निकालेंगे। कितना आया? 16,65,000, विच एवर इज एटलीस्ट कितना टैक्स देना है? 16,65,000, जिसके अंदर मुझे सेस भी देना होगा 4% का। कितना हुआ? हाँ, टोटल 17 लाख। बताओ कोई डाउट है तो यार? एनी डाउट? नोट करो फिर। नोट क्यों नहीं कर रहे भाई? कर भाई, नोट कर। हाँ, कौन सा बेटा? सेस है ना बेटा, 4% सेस नहीं लगाते, भूल गई? शुरुआत में किया था ना। तो 16,65,000 का टैक्स कंफर्म हो गया, अब इसी पर 4% सेस ऐड कर दो, ठीक है ना? तो 17,31,600 ये हमारा क्या बन गया? टैक्स पेबल। कोई डाउट है? सेस तो पे करना ही करना है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है, वो टैक्स पे लगता है। तो जो ये टैक्स आया ना 16,65,000 प्लस 4% उसी के ऊपर, 16,65,000 पे 4% निकालोगे तो वो आएगा 66,600। अब इसी का एएमटी क्रेडिट निकालना हो तो कैसे आएगा? आप लोग पहले तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आया? 1,65,000। इसी पे 4% से ऐड कर दो ना यार, हो गया। कितना आया? 1
ये आ गया हमारा क्रेडिट। या फिर आप ऐसे करते कि पहले 15 लाख पे 4% से ऐड करते और फिर उसके बाद 17,31,600 में से वो अमाउंट माइनस करते। बात तो एक ही है ना। नहीं समझ में आया तो वही करूं, पुराने वाला आ गया ना। चलो इधर हो गया भाई, सेकंड क्वेश्चन नोट हो गया, हो गया नोट। टैक्स क्रेडिट समझ में आ गया। अब आप एक काम करोगे, थर्ड क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे। थर्ड क्वेश्चन को लिखो होमवर्क में। थर्ड क्वेश्चन में सब कुछ होएगा, फिर से 35 AD भी होगा और 10AA का बेनिफिट भी होगा। तो बड़ा दिमाग लगा के अच्छे से सॉल्व करना, घर पे बैठ के आराम से शांति से, ठीक है, ठंडे दिमाग से दिमाग लगा के प्रॉपर करना, ठीक है। अब यहां पर एक थर्ड क्वेश्चन तो होमवर्क है। अब मैं सीधा आपको फिफ्थ करवा रहा हूं, और जिसमें मैं आपको उसके लिए पहले AMT क्रेडिट का मतलब समझा रहा हूं। ये देखो, सेक्शन 115 JD, कौन सा सेक्शन है? 115 JD। द क्रेडिट फॉर द टैक्स पेड बाय पर्सन अंडर सेक्शन 115 JC shall be allowed to him in accordance with the provision of this section। ठीक है, कह रहा है जो आपने टैक्स दिया है ना JC के अंदर, AMT वाला, उसका आपको क्या मिल सकता है? क्रेडिट मिल सकता है। कैसे? द टैक्स क्रेडिट ऑफ एन असेसमेंट ईयर टू बी अलाउड शैल बी एक्सेस ऑफ AMT पेड ओवर द रेगुलर इनकम टैक्स पेबल ऑफ दैट ईयर। क्या? AMT जो पे किया ओवर द रेगुलर इनकम टैक्स पेबल। रेगुलर इनकम टैक्स पेबल वही वाला, नॉर्मल वाला, जो हम लोग 30% से टैक्स निकालते हैं, है कि नहीं? अगर स्लैब वाला होता तो स्लैब वाले तरीके से टैक्स निकालते और जो टैक्स आता उसको कंपेयर करते AMT के साथ, और अगर AMT ज्यादा है तो जितना वो ज्यादा है उतने का मुझे क्या मिल जाता? क्रेडिट। ये बात समझ में आती है? सो द टैक्स क्रेडिट ऑफ एन असेसमेंट ईयर टू बी अलाउड शैल बी द एक्सेस ऑफ AMT पेड ओवर द रेगुलर इनकम टैक्स पेबल ऑफ दैट ईयर। इसमें कोई डाउट? आगे लिखता है नो इंटरेस्ट शैल बी पेड। हाँ, कहीं आप लोग दिमाग लगा रहे हो, सर इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जो ज्यादा पे कर दिया उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। नो इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन टैक्स क्रेडिट अलाउड। नंबर 4, द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट शैल बी कैरी फॉरवर्ड। उस क्रेडिट को हम क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, बट सच कैरी फॉरवर्ड शैल नॉट बी अलाउड बियॉन्ड 15 असेसमेंट ईयर्स। एक्सपायरी पूछ रहा था ना भाई, 15 साल, 15 साल तक आपको सेट ऑफ करना है। 16वें साल में आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। 16वें साल में वो लैप्स हो जाएगा जो भी क्रेडिट बचा है। तो आपको यूज करना है तो इसी 15 साल में करना है। समझ में आ गया? और 15 साल बहुत होते हैं, यस और नो? हम उस पर्टिकुलर ईयर के कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। जो हर साल ऐड होता रहेगा उसका 15 साल और बढ़ता जाएगा। भाई जो 2015-16 का क्रेडिट है उसके 15 साल अलग है, 2016-17 के 15 साल अलग आएंगे, है कि नहीं? मैं हर बार 15 साल की बात कर हर अमाउंट के ऊपर। यहां तक ठीक है? आगे लिख रहे हैं इन एनी असेसमेंट ईयर इन विच रेगुलर इनकम टैक्स एक्सीड्स द AMT। रेगुलर इनकम टैक्स AMT से क्या हो जाता है दोस्तों? ज्यादा हो जाता है। देन द टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस ऑफ रेगुलर इनकम टैक्स ओवर AMT। क्या समझे? बताओ 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 भाई, अंग्रेजी खुद भी तो जाननी चाहिए, खुद भी तो दिमाग लगाओगे कभी जिंदगी में। कानून आ गए तो तुमने ही पढ़ने हैं कि हर चीज में मैं ही आऊंगा? आगे पढ़ना है ना खुद ही। बुक खरीदने के लिए भी समझना पड़ेगा ना पहले, तो इसलिए क्या। इन एनी असेसमेंट ईयर इन विच रेगुलर इनकम टैक्स एक्सीड्स, रेगुलर इनकम टैक्स एक्सीड्स, रेगुलर इनकम टैक्स वही वाला, नॉर्मल वाला, किससे? AMT से। तो जितना वो डिफरेंस होगा, लिख रहा है द टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड टू बी सेट ऑफ। तो जो पिछला टैक्स क्रेडिट नहीं था, टैक्स क्रेडिट कैसे आया था बताओ? मान लो 2016-17 में मेरे पास टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए का। कितने का पड़ा हुआ है? ये टैक्स क्रेडिट बेटा कैसे आया होगा? कैसे आया होगा? AMT ज्यादा था किससे? नॉर्मल टैक्स से। बोलो हाँ या ना, तभी तो आया होगा, है ना? 2017-18 में मान लेते हैं फिर से टैक्स क्रेडिट आ गया। कितने का? मान लो 2 लाख का, कुछ भी एक लमसम एग्जांपल ले रहे हैं। फिर से AMT क्या आया? इस बार भी ज्यादा। किससे? अब बताओ मेरे पास टैक्स क्रेडिट कितना हो गया टोटल? हो गया ना 1 लाख पहले का, 2 लाख और कितना क्रेडिट इकट्ठा हो गया 2018-19 में। मेरा नॉर्मल टैक्स क्या है?
ज्यादा हो गया किसके कंपैरिजन में? तो मैंने आपको बोला था विच एवर इज हायर ही तो पे करना होता है। विच एवर इज हायर मतलब नॉर्मल टैक्स पे करूंगा ना यहां पर, यस और नो? अगर ऐसी सिचुएशन आ गई नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका एक डिफरेंस होगा, मान लो डिफरेंस है 80,000 रुपए का। कितना डिफरेंस है? मेरे पास क्रेडिट कितना पड़ा हुआ था? 3 लाख रुपए का क्रेडिट पड़ा हुआ था। मुझे देने कितने हैं? मैं नहीं दूंगा। पता है मैं कितना दूंगा? मैं गवर्नमेंट को 0 दूंगा। बताओ किसका 0? डिफरेंस का 0। मैं डिफरेंस नहीं दूंगा, मतलब मैं फिर से कितना दूंगा? एएमटी वाला अमाउंट ही दूंगा। ध्यान से देखना, मेरा नॉर्मल टैक्स है मान लो 15 लाख रुपए, ठीक है, और मेरा एएमटी जो है मान लो ये आ रहा है 14,20,000। ध्यान से समझना, कुछ ऐसे मेरा टैक्स बन रहा है। 15 लाख आ रहा है नॉर्मल टैक्स और एएमटी कितना आ रहा है? 14,20,000। तो 80,000 ज्यादा आ रहा है ना, तो मुझे कितना देना है? वो 80,000 रुपए वो पहले वाले क्रेडिट में से क्या हो जाएगा? एडजस्ट। तो मेरे को वो 80,000 पे नहीं करने। इसका मतलब है मुझे कितना पे करना है टैक्स? 14,20,000। बोलो हाँ या ना? इतना तो पे करना ही पड़ेगा ना, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इससे कम नहीं हो सकता। किसी भी साल में तुम्हारे पास 100 करोड़ का क्रेडिट पड़ा हो तब भी। क्रेडिट का हम क्या करें भाई? क्रेडिट जितना मर्जी हो, बस तेरे को ये बेनिफिट जरूर दे सकते हैं फ्यूचर में अगर तेरा रेगुलर इनकम टैक्स क्या हो ज्यादा और एएमटी वाला टैक्स क्या बन रहा है कम, तो वो जो डिफरेंस है वो तेरा एडजस्ट कर देंगे। पता नहीं, अभी तक तो चल रही है। अरे तू अरे बात पल्ले पड़ रही है या बहुत मुश्किल लग रहा है? क्या? तो जो देना पड़ेगा। क्रेडिट अगर नहीं है तो कुछ कर ही नहीं सकता ना बेटा। क्रेडिट कह रहा है अगर है ही नहीं तो क्या करोगे? जो विच एवर इज हायर है वो तो पे करना ही पड़ेगा ना। हम तो क्रेडिट की एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना बेटा। क्रेडिट है ही नहीं तो काम ही खत्म हो गया ना फिर तो। हम तो क्रेडिट की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो बात समझा रहा हूं। तो क्रेडिट की एडजस्टमेंट कर दिया। मुझे बताओ क्रेडिट कितना रह गया? बताओ एएमटी क्रेडिट कितना रह गया अभी भी? 220। क्या मैं इसके साथ एडजस्ट कर दूं? अरे नहीं कर सकता। मैं भी कर दूं, इसके साथ नहीं कर सकता। हमेशा ये क्रेडिट किसके साथ एडजस्ट होगा? जब टैक्स पेबल ज्यादा होगा किससे? एएमटी से। वो जो डिफरेंस है ना उसी से एडजस्ट होगा एवरी ईयर। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई? नोट कर लो ये फटाफट। मैं एक काम करता हूं ना, एक और 19-20 का भी एग्जांपल देता हूं। लो अब 19-20 में क्या हुआ? फिर से नॉर्मल टैक्स ज्यादा आ रहा है किससे? एएमटी से। नॉर्मल टैक्स आ रहा है मान लो 18 लाख और एएमटी आ रहा है मान लो 13 लाख। अब मैंने इसके वाला एग्जांपल लिया, ध्यान से सुनना। कितना डिफरेंस आ रहा है? 5। भाई साहब जबरदस्त डिफरेंस है ना? तो मेरे को टैक्स वैसे तो कितना देना चाहिए? विच एवर इज हायर मतलब, तो मुझे टैक्स पेबल 18 लाख ही होना चाहिए, बट मेरे पास एएमटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ था? और मेरे को डिफरेंस कितना देना है? डिफरेंस कितना देना है? बोलो बोलो। 5 लाख। एएमटी क्रेडिट कितना बड़ा है? तो मैं क्या डिफरेंस पूरा 5 दूंगा? नहीं दूंगा। मैं वो डिफरेंस को क्या कर दूंगा? एडजस्ट इस क्रेडिट के साथ। तो मेरा डिफरेंस कितना रह जाएगा बताओ? 5 लाख माइनस 220, कितना डिफरेंस रह जाएगा? इसका मतलब है मुझे पता है कितना देना होगा? 280 देना होगा। किसके अलावा? 13 लाख रुपए के अलावा। यानी मेरा टोटल टैक्स उस साल में बनेगा। बताओ ये बात समझ में आती है या नहीं? नहीं आती तो फिर से समझाऊं। एएमटी क्रेडिट कितना पड़ा था पहले? 220। मेरा नॉर्मल टैक्स कितना है? ज्यादा। किससे? एएमटी से। तो मेरा क्रेडिट सेट ऑफ हो सकता है ना? डिफरेंस से सेट ऑफ होगा ना? डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 लाख का। डिफरेंस कितना आ रहा है? मतलब 5 लाख काफी ज्यादा है। क्रेडिट मेरे पास कम पड़ा हुआ है। अभी तक क्रेडिट ज्यादा होता था, डिफरेंस कम होता था। पिछले साल में ऐसे ही हुआ था, क्रेडिट ज्यादा था, डिफरेंस कम था, इसलिए वो क्रेडिट सेट ऑफ कर दिया और आपने जो टैक्स पे किया वो एएमटी वाला टैक्स ही पे किया। बट यहां पर दिक्कत क्या हो गई? डिफरेंस बहुत ज्यादा है और क्रेडिट आपका कम है। अब इस वजह से आप क्रेडिट ज्यादा से ज्यादा कितना सेट ऑफ कर सकते हो? 220 ही कर सकते हो। और आपको 5 लाख एक्स्ट्रा देने थे, 13 लाख के ऊपर 5 लाख एक्स्ट्रा देने थे, बट वो 5 लाख की जगह पे आपसे सिर्फ 280 एक्स्ट्रा मांगे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 220 आपके पास पहले से क्रेडिट पड़ा हुआ था।
यस और नो? आपको 18 लाख देना था ना, 18 लाख की जगह पे आपने 1580 क्यों दिया बताओ? क्योंकि 220 का आपने क्रेडिट क्या कर दिया, एडजस्ट। मेरी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। हाँ कर लो कर। अच्छा शुरू से कर दूं, ये लो। हाँ जी डन। चलो क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड आउट द एएमटी क्रेडिट एडजस्टमेंट फाइंड आउट द एएमटी क्रेडिट एडजस्टमेंट। और आपको ऑलरेडी सारे ईयर्स नॉर्मल टैक्स और एएमटी दिया हुआ है, ठीक है? ये देखो, मैं एक बारी फिर से ये करोगे, खुद करना चाहते हो? करो करो। हाँ हाँ, या सेस तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, इग्नोर किया होगा। हाँ हाँ शायद सेस नहीं है। नहीं वैसे भी नॉर्मल टैक्स एएमटी दिया हुआ है ना, ये नॉर्मल टैक्स एएमटी है, तो ऑलरेडी सेस वगैरह सब ऐड करके ही किया होगा। कुछ नहीं करना तुम्हें, वो टेंशन नहीं लेनी।
बेटा आप लोग तो जिनके बुक है उसमें जो बुक के अंदर ब्लैंक्स दिए हुए हैं वही फिलअप करने हैं आप लोगों ने, ठीक है, वहीं से ही कर सकते हो। मेरा उसमें ये मैं ये ऐसे करूंगा तो ये देखो इसमें गड़बड़ हो गई, लिखा नहीं आ रहा, नहीं तो मेरा तो मन यही था। हाँ जी भरो भाई भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। पहले आ गया आंसर, आ गया कहीं किसी का आया आंसर, आ गया कंप्लीट, लास्ट तक नीचे सारे मैच हो गए, बहुत ही बढ़िया। तो देखो सबसे पहले आपने रिक्वायर्ड टू पे का कॉलम भरना है। रिक्वायर्ड टू पे क्या है, विच एवर इज हायर, सो 3 और 5 विच एवर इज हायर, 4 और 5.5 विच एवर इज हायर, 6 और 5 विच एवर इज हायर, 12 और 7 विच एवर इज हायर, और 7 और 10 विच एवर इज हायर। ये तो हो गया रिक्वायर्ड टू पे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एएमटी क्रेडिट एडजस्टमेंट बतानी है। अब बताओ आपके पास पहले था नॉर्मल टैक्स और एएमटी है 5 लाख, तो आपकी कोई क्रेडिट एडजस्टमेंट है? अभी तो क्रेडिट ही नहीं है, तो एडजस्टमेंट कैसे होगी? तो क्रेडिट तो अब बनेगा। कितने रुपए का क्रेडिट बन गया? 2 लाख का। बोलो एक्चुअल कितना पे किया होगा? 5 लाख ही पे किया होगा, क्योंकि एएमटी तो देना है ही है ना, इससे कम तो अब दे ही नहीं सकते ना। बोलो तो 5 लाख देना पड़ेगा। 5 लाख जो दिया 3 से ज्यादा था, इसलिए 2 लाख का आपको क्या मिल गया? क्रेडिट मिल गया, जो आप अगली बार एडजस्ट कर सकते हो। बोलो हाँ या ना। देखो अगली बार क्या हुआ, 4 लाख का नॉर्मल टैक्स और 5.5 लाख का एएमटी, आपने देना है 5.5 लाख, अभी फिर से क्रेडिट हो गया, फिर से एक्स्ट्रा क्रेडिट बन गया। अभी भी कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। एडजस्टमेंट कब करनी होगी? जब नॉर्मल टैक्स ज्यादा होगा एएमटी से। बोलो हाँ या ना। तो यहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, बट मुझे 5.5 लाख ही देने पड़ेंगे कम से कम, और 1.5 लाख रुपए का मुझे और क्रेडिट मिल जाएगा, यानी मेरा क्रेडिट हो गया 3.5 लाख रुपए का। क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है वो 19-20 में कितना हो गया, तो 2 पहले से था, 1.5 और ऐड हो गया, टोटल हो गया 3.5 लाख। कोई डाउट? अच्छा नेक्स्ट 20-21 में देखो, 6 लाख का नॉर्मल टैक्स, एएमटी है 5 लाख, रिक्वायर्ड टू पे कितना होगा? 6। बोलो हाँ या ना, विच एवर इज हायर। बट मेरे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है और 1 लाख में इसमें ज्यादा दे रहा हूं, तो मैं 1 लाख नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास कितना क्रेडिट पड़ा हुआ है? 3.5 लाख रुपए का। मैं वो एडजस्ट कर दूंगा, वो जो डिफरेंस है, तो मैं कितना पे करूंगा? 5 लाख ही पे करूंगा। बोलो हाँ या ना। और मेरा क्रेडिट बैलेंस कितना रह जाएगा बेटा? नॉर्मल टैक्स है 12, एएमटी है 7, मेरे को 12 ही पे करने पड़ेंगे, जिसमें से मेरे पास 2.5 लाख का क्रेडिट पड़ा हुआ है। बोलो हाँ या ना। कर दूं एडजस्ट? पूरा एडजस्ट कर दूंगा। और मैं एक्चुअल में कितना पे करूंगा? बोलो 2.5 लाख एडजस्ट करने के बाद मुझे 2.5 लाख और देने होंगे, क्योंकि डिफरेंस है 5 लाख का, तो मुझे 9,50,000 देना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। 7 लाख तो देना ही है, उसके अलावा 2.5 लाख और देने होंगे। टोटल डिफरेंस 5 लाख का था, मुझे देना 12 लाख चाहिए था, बट उस 12 में से मैंने 2.5 लाख रुपए क्या कर दिए? एडजस्ट। तो कितने बने? कोई डाउट है यहां पर? और क्रेडिट बैलेंस कितना रह गया? 0। क्रेडिट बैलेंस हो गया 0। बोलो भाई। लास्ट केस, 7 लाख का नॉर्मल टैक्स, एएमटी है 10 लाख का, तो आपको फिर से 3 लाख रुपए का क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। और आप कितना गवर्नमेंट को पे करोगे? 10 लाख। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी बन सकता है और डिस्क्रिप्टिव में आ जाए तो ये तो बल्ले बल्ले हो गई, बट अगर वैसे ये चांसेस हैं कि ये मल्टीपल चॉइस में आएगा। ठीक है, मतलब उसमें 2-3 चीज़ें दे देंगे आपको और आपको बताना होगा कितना क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है, या सेट ऑफ कितना होगा, ये सब चीज़ें। दैट्स इट। तो ये है पर्टिकुलर चैप्टर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इसमें एक आखिरी सेक्शन है 115 JE, वो भी देख लो, उसमें थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस लिखी हुई हैं। एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर टू सर्टेन पर्संस, कह रहा है द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू पर्संस हु हैज क्लेम्ड एनी डिडक्शन। कह रहा है ये प्रोविजन उसी के ऊपर अप्लाई होगा जिन्होंने ये डिडक्शन ली होंगी। अगर तुम लोगों ने ये डिडक्शन ली ही नहीं, तो इस चैप्टर का मतलब ही क्या है? इस चैप्टर का ही मतलब नहीं है, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं रहेगा ना। और अच्छा, ऐसे केस में तो आपका हमेशा नॉर्मल टैक्स जो होगा वो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि नॉर्मल टैक्स तो आपको 30% ही देना है। एएमटी तो कभी ज्यादा बनेगा ही नहीं अगर ये सब चीजें नहीं है तो। मतलब आपने अगर 10AA का बेनिफिट नहीं लिया, 80I सीरीज का बेनिफिट नहीं लिया,
और 3580 का भी बेनिफिट नहीं लिया। तो जब ये 3 बेनिफिट लिए ही नहीं है तो आपका जो नॉर्मल टैक्स आ रहा होगा वो हमेशा ज्यादा ही आएगा एएमटी से। बोलो हाँ या ना। तो फिर एएमटी वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि विचएवर इज हायर ही देना था। अच्छा, ये प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल नॉट अप्लाई टू एन इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, whether incorporated or not, or AJP, if adjusted total income of such person does not exceed 20 लाख रुपीस। ये कर दिया हमारे लिए अच्छी बात। कह रहा छोटे मोटे लोगों के लिए है ही नहीं। ये अच्छी बात है यार, इतना देना पड़ेगा। अबे इनकम तो होनी चाहिए इतना देने के लिए। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया, कह रहा 20 लाख रुपए तक की इनकम वालों के लिए है ही नहीं ये क्लॉज। यानी अगर तुम इंडिविजुअल हो, अगर तुम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, तुम्हारे ऊपर ये क्लॉज है ना। यही बात पढ़ी थी ना अभी हमने। बट ये क्लॉज तब तुम्हारे लिए अप्लाई होगा जब तुम्हारी टोटल इनकम कम से कम 20 लाख से क्या होगी, ज्यादा। मतलब अगर कोई इंसान है, इंडिविजुअल है, जिसकी इनकम 6 लाख है, ठीक है, तो क्या उनके लिए एएमटी अप्लाई होगी? किसी की 15 है, उसके लिए भी नहीं होगी। कितनी होनी चाहिए? 20 से ज्यादा। 20 से ज्यादा होगी तो अप्लाई हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ये क्लॉज मल्टीपल चॉइस के लिए अगेन रेलेवेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स करके आ सकता है। टोटल इनकम। कोई डाउट? ठीक है जी, तो ये हमारा टॉपिक खत्म। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है 3 और 4। ये 3 और 4 में फर्क क्या है? ये कंपनी है, अगर कंपनी नहीं, इंडिविजुअल है तो क्या होगा, और फर्म होगा तो क्या होगा। टैक्स रेट्स का ही फर्क आएगा बस। इंडिविजुअल पे स्लैब रेट लगता है और फर्म के ऊपर फ्लैट 30%। बस वैसे करके देखना एक बारी, तो वो करके अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगला हम लोग चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं।